बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी रविश है उसने न सिर्फ वतन अजीज़ को नुकसान पहुंचाया है बल्कि उनकी अपनी जमात, उनके अपने जो आला कायदीन हैं, उनके अपने जो कारकुनान हैं वो भी सख्त मुश्किलात में घिर चुके हैं, जिसका सबूत उनके जितनी टॉप लीडरशिप के मुतज़ाद बयानात थे, इल्ज़ामात थे और ख़ास तौर पर 26 नवंबर के बाद जो फेक न्यूज़ का, जो मनफी प्रोपेगेंडा का जो अंबार लगा, वो तो अब तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। आलमी इदारे वॉच डॉग, जो कि फेक न्यूज़ का इदारा है, उसने तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी कर दी है। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि इंतशार और अनारकी की जो सियासत है वो रुक नहीं रही है। बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल की नाकामी के बाद जो है अब सिविल नाफरमानी की जो एक एहतजाज है, जो तहरीक है, उसकी भी कॉल दे दी है। लेकिन साथ साथ अपने मुतालबात पूरे होने के लिए 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी है। तो सवाल यहाँ ये है कि एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात और मुतालबात के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और ये वो दो मुतालबात हैं जो माजी में भी किए गए पूरे ना हो सके। सो एक बार फिर अपने मुतालबात के लिए जो 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है वो किससे बात करेगी? आज ही उमर अयूब साहब का जो है वो स्टेटमेंट आया है कि हम मुतालबात करेंगे, मुतालबात के लिए मुज़ाकरात करेंगे, चाहे वो इंसान हो या फरिश्ता। तो अब वो बात किससे करने जा रहे हैं? क्या वो बात हुकूमत से करने जा रहे हैं या वो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे? और ये भी सवाल करेंगे कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक, जो कि हमने माजी में भी देखा कि पीटीआई ने की थी, वो नाकाम हो चुकी थी, तो ये तहरीक कितनी कामयाब होगी और ये ऐलान कितना काबिल अमल होगा? क्योंकि उनके जो अपने कायदीन और कारकुनान हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई, उनको कुछ बताया नहीं गया और बानी पीटीआई ने सोशल मीडिया के जरिए जो ये पैगाम अपनी पार्टी को दिया है। सवाल ये है कि इस वक्त हुकूमत और इदारे क्या सोच रहे हैं? क्या वो दबाव में आएंगे? आज ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल का अहम इजलास हुआ था और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मैसेज दे दिया है कि किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती हुई मईशत को सबूताज करने की साजिश करेगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार ना हो। इसी पर बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे पीटीआई से पार्टिसिपेंट हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, साथ साथ हमें नून लीग से डॉक्टर शिजरा मनसब ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदेद कहूँगी। हुमायूं मेमन साहब, आपसे सवाल ले लेती हूँ पहला सर, कि फाइनल कॉल के बाद अब आप लोग दोबारा जो है वो एक तरफ अपने मुतालबात के लिए मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे चुके हैं, दूसरी तरफ उसके पूरा ना होने पर सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे चुके हैं। सर मसला क्या है? ये तर्ज़ सियासत, इसको जरा मुझे समझा सकेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले हमें एक चीज डिसाइड करना होगा कि हम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं या हम ऑटोक्रेटिक मुल्क हैं। अगर डेमोक्रेसी यहाँ पे मेन चीज है तो फिर उसमें पार्लियामेंट के अलावा इस किस्म के एहतजाज इज अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, उसमें ये याद रखें, ये जितने भी ऑटोक्रेटिक मुमालिक होते हैं या जिसमें आप ये समझ लें कि फाशिस्ट रिजीम होते हैं, ये उनका एक खास तरीका होता है कि हम मुल्क को तबाह होने से रोकने के लिए अपने ऑपोजिशंस को पकड़ के जेल में डालेंगे, अपने ऑपोजिशन को पकड़ के उन्हें कहेंगे कि आप ये तबाह कर रहे हो, तो उनके ऊपर केसेस करेंगे एंड सो फोर्थ। वो सारी चीजें होती हैं। जो डेमोक्रेटिक मुल्क होते हैं उनमें वो लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनको पता होता है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और यही चीजें होती है जो आइन में उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब आइन की ही बात पूरी नहीं होती, उसको ही नहीं सुना जाता है, उसको नहीं फॉलो किया जाता, तो फिर तो बाकी चीजें रह गई, खत्म हो गई। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अगर किसी जगह पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इकट्ठे हो, और ये याद रखिए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है अनटिल प्रूव अदरवाइज इट इज पीसफुल। आप ये नहीं कह सकते कि ये चूंकि आप लोग निकल रहे हैं और आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप पहले से ही कंटेनर लगा दे, आप पहले से ही आंसू गैस फेंकना शुरू कर दे और आप फिर कहेंगे जी ये लोग तो पीसफुल नहीं थे। आप बिल्कुल आने दें, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताएं कि हाँ जी आप पीसफुल नहीं थे। आप उसके बाद आपके पास पूरा हक है कि आप हमारे ऊपर आंसू गैस भी फेंके, वाटर कैनन भी करें, रबर बुलेट भी करना चाहते तो करें, लेकिन ये याद रखें रबर बुलेट इज यूजुअली द लास्ट रिजॉर्ट।
آپ لوگ تو اس سے بھی آگے نکل گئے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، میں نے تو لائف بلٹس استعمال کیے ہیں. ہمایوں صاحب آپ لوگوں نے تو سب کے سامنے لوگوں کو کنٹینر سے نیچے پھینکا ہے، چاہے وہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا یا ٹک ٹاک بنا رہا تھا. سر وہ تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں نا سر، وہ فیک نیوز اور جو اے آئی سے بنائی ہوئی ویڈیوز ہیں وہ سب ایکسپوز ہو رہی ہیں. یہ تو عالمی ادارے نے بھی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے. سر مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا، کون سا عالمی ادارہ؟ اب آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے سر. آپ بتا دیں نا فیک نیوز واچ ڈاگ چیئرمین کون ہے، اس کے سارے ممبرز کون ہیں؟ چلیں میں اس کا جواب میں ڈاکٹر شزا صاحبہ سے لے لیتی ہوں. ڈاکٹر شزا صاحبہ، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس وقت تمام فوکس اس کا اکانومی اسٹیبلٹی کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمیں ٹیررزم کا جو ایک بڑا چیلنج ہے، حکومت اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس وقت اس کو ایڈریس کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو جس طرح کی سیاست ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے تحریک انصاف نے اب تک جو اپنا وتیرہ رکھا ہے اور جس طریقے کا انہوں نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے اپنی سیاست کا، کہ وہ سڑکوں پہ ہی مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، اور جمہوریت میں ان کو بالکل یقین نہیں ہے. کبھی انہوں نے کسی سیاسی طاقتوں سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ انکار کیا ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی کا ان کو یقین اس میں نہیں ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں ان کو یقین نہیں ہے، پارلیمنٹ میں وہ کبھی آواز نہیں اٹھانا چاہتے. 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے وہ نکلے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو NRO مل جائے. اور ابھی پچھلے کئی دفعہ انہوں نے بہت ہی اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ یلغار کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں ہم وفاق پہ حملہ کریں گے، کبھی وہ کسی صوبے پہ کہتے ہیں وہ حملہ کریں گے، اور پھر ان کے لیڈر سب غائب ہو جاتے ہیں، اور کارکنان کو وہ مشتعل کر کے لا کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو آتے بھی ہیں اکا دکا. تو اب اس قسم کی سیاست سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، پبلک بھی تنگ آ چکی ہے. پبلک نے بھی دیکھا ہے کہ ایک طرف کام ہو رہا ہے وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی جہاں ہماری حکومت ہے وہاں پہ ہر طبقے کے لیے کام ہو رہا ہے، معیشت کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انفلیشن کم ہو گئی ہے، باہر کے ملکوں سے ہمارے لیے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لوگ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہے ہیں. SCO جیسی بہت اچھی کانفرنس ہمارے لیے جس سے ہمارے انٹرنیشنل امیج بہت بہتر ہوتا ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نہ صرف یہ کہ ملک مستحکم ہو بلکہ ان کی بھی روزمرہ زندگی میں بہتری آئے، جو کہ اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں کہ ان کا جو کال ہے فار سول ڈس اوبیڈینس وہ ایک مذہقہ خیز بات ہے، کیونکہ جب اوریجنلی ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو اس خطے میں جس وقت کال آئی تھی وہ ایک بہت بڑے ایک مشن تھا، ایک بہت بڑی ایک چیز تھی جس کے لیے تمام لوگوں نے مل کے یہ کیا. ان کا سول ڈس اوبیڈینس پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو NRO دے دیا جائے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں جی ریمیٹنسز ختم کر دیں. اب ریمیٹنسز ختم کر کے کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ملک کو نقصان ہوگا، ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا، چونکہ اتنی محنت کر کے اتنی قربانیاں دے کے نہ صرف یہ کہ ہم نے ایز اے پارٹی اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگایا، مگر عوام کی قربانیاں آپ دیکھیں ان کی نااہلی کی وجہ سے، جب یہ پاکستان کو بالکل ایک ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے تھے اور مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی تھی، انفلیشن یاد کریں کہاں تک پہنچ گئی تھی، تب عوام سے بھی ہمیں ان سے بھی قربانیاں لینی پڑی. انہوں نے بھی یہ مہنگائی کا دور دیکھا. اب جب وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اب کوئی بھی ان کی سیاست سے اگری نہیں کرے گا کہ صرف اسٹیبلائز ایک ہوئے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، کیوس مچائی جائے، انتشار، بد امنی. تو ہم اس چیز سے میرا خیال ہے. چلیں میں ہمایوں صاحب سے اس کا جواب لیتی ہوں. سر آپ نے کہا کہ آپ کا ایک جمہوریت میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو سر فنڈامنٹل رائٹ میں سول نافرمانی کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ لوگ جب 2014 کے دھرنے پر تھے اس وقت بھی سول نافرمانی کی بات کی گئی تھی، عوام کو کہا تھا کہ گیس اور بجلی کے بل جلا دیا جائے، جبکہ بنی گالہ کا بل آپ لوگوں نے خود پے کیا تھا. تو سوال یہاں یہ کہ اس طرح کا عوام کو پرووک کرنا یا آپ اوورسیز کو یہ کہنا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. سر صرف نومبر میں آپ کو بتا دوں میں کہ $2.9 بلین کے ریمیٹنسز پاکستان میں آئے ہیں. سر
सियासत उस वक्त होगी, सियासी जमातें उस वक्त एग्जिस्ट करेंगी ना जब वतन हमारा मुस्तहकम होगा, खुशहाल होगा। तो सर ये तो आनी जानी लगी रहती है इक़्तिदार में, मुल्क को मुस्तहकम होना ज़रूरी है ना सर? आप बिल्कुल सही कहती हैं, मुल्क को मुस्तहकम होना चाहिए था, मैं इससे 100% एग्री करता हूं। मुझे एक बात बताएं, और ऑनेस्टली हम लोग सारे के सारे अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके, वो कहते हैं ना अक्रॉस माई हार्ट रेडी टू डाई, आज की सिचुएशन मार्च 2022 से डबल खराब है। जब ये लोग आए थे, पाकिस्तान की सिचुएशन जो खराब हो रही थी, तबाह हो रही थी, जिस वक्त जीडीपी 6.2 था, जिस पर सारे पैरामीटर्स जो थे, इंडिकेटर्स जो थे वो पॉजिटिव थे, जब रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थे, जब रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थे, जब रिकॉर्ड ग्रोथ थी, उस वक्त ये लोग आए थे और इन्होंने तबाह कर दिया था। फिर ये बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये कहते हैं ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टियों से बात नहीं करना चाहते। डेमोक्रेटिक पार्टी वो होती है जो वोट लेकर आती है, जो वोट चोरी करके नहीं आती, जो लोगों के वोटों को उठा के कब्जा करके अपना बना के नहीं आते। और अगर इनको इतना ही इनके लीडरान को, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज को अगर इतना ही दर्द है पाकिस्तान के साथ, तो अपना एवन फील्ड और अपने जितने बाहर के पैसे, जो 2 बच्चों को वहां इन लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, पाकिस्तानियों को वहां जो पाकिस्तान की पैदाइश है और पिछले 15 साल पहले बाहर चले गए थे, उनको लाए ना पाकिस्तान, उनको कहें कि अपना सारा पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ना। वहां पे जो 1 मेफेयर 40 मिलियन पाउंड पे बेच रहे थे, 50 मिलियन पाउंड पे बेच रहे थे, वो लाए ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ना। तो सर इसके लिए तो आपके पास असेंबलियां, आप लोग इस मसले को हल करने के लिए कोई सियासी तर्ज अमल क्यों नहीं इख्तियार करते? आप लोग क्यों नहीं जाते पार्लियामेंट में? आप लोग क्यों नहीं जाते असेंबलियों में? असेंबलियों से इस्तीफा तो आप लोगों ने दिया नहीं है। सवाल सिर्फ यहाँ पर ये होता है सर हुमायूं साहब, इस तरह है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं ये 2 या 3 prong अटैक। आप 3 मुख्तलिफ तरीकों से आप अपना काम करते हैं। डेमोक्रेसी में 3 तरीके होते हैं, एक पार्लियामेंट होता है, एक लॉ होता है जो कि कोर्ट्स होता है, और एक स्ट्रीट पावर होती है जिसको हम अवाम की ताकत कहते हैं। और अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वो कहते हैं द पावर ऑफ द पीपल सर आप लोगों ने स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। सर आप लोगों ने फरवरी से लेकर अब तक कितने एहतजाज और जलसे कर दिए हैं, और जो 26 नवंबर की फाइनल कॉल थी उसका अंजाम भी हमने देख लिया। बहरहाल डॉक्टर शिज़ा जो है इसका सही जवाब दे देंगी। डॉक्टर शिज़ा साहबा, हुमायूं साहब कह रहे हैं कि जी आप लोग के दौरे इक़्तिदार में मईशत जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और महंगाई कहाँ से कहाँ हो गई, जबकि हम देख रहे हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। और मईशत के हवाले से तो जितने आलमी इदारे हैं, मालियाती इदारे हैं, वो मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान ने इतने कुछ महीनों में जो है बेहतरी की तरफ गामजन हो चुका है। देखिए, बातें करने में तो इंसान कोई भी बात करता जाए ना, और इस पार्टी का तो ये एक तरीका है कि फेक न्यूज फैलानी है। आप देख लें कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, उसके बाद ये गलत बातें आके करेंगे और फिर उन बातों को दोहराते जाएंगे, और ये समझते हैं कि बार बार दोहराने से शायद वो बातें सच समझने लग जाएंगे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एग्री करती हूँ सेनेटर साहब से कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, और अवाम इस बात को समझ चुके हैं। वो वक्त जब आपको एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया, तो उस वक्त भी आपको चाहिए था कि आप एज अ ऑपोजिशन आते बैठते, लेकिन अब तभी से ही आपको सिर्फ इक्तदार चाहिए होता है। जब आप इक्तदार में हैं तो सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन, RTS ज़दा इलेक्शन 2018 के इलेक्शन थे, और उसके बाद इनके लीडर खुद भी मानते रहे कि हम तो 1 पेज वालों के बलबूते पे चल रहे हैं, हमें तो वही नंबर्स पूरे करके देते हैं। और उस इलेक्शन के बावजूद हम जो बाकी पार्टीज थे वो हम आए, हमने पार्लियामेंट में बैठना समझा कि ये मुनासिब है जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन ये जो बातें करते हैं उनके अंदर कोई, आप याद करें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त हमारे तमाम दोस्त ममालिक भी और दूसरे ममालिक भी हमसे नाराज हो चुके थे। हम खुदा न खास्ता एक किस्म की आइसोलेशन की तरफ जा रहे थे। उसके बाद मईशत का ये हाल था कि सब कहने लगे थे खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए। उस वक्त
हुकूमत संभालनी पीडीएम के जमातों की एक बहुत बड़ा काम था। फिर इन्होंने आईएमएफ के साथ जो किया प्रोग्राम, उसको खुद ही तोड़ दिया और इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसको खत्म कर रहे हैं, बल्कि खत लिखवाने शुरू कर दिया अपने जो वुज़रा हैं क्या आईएमएफ का लोन ना दे। ये किसके खिलाफ था? पाकिस्तान के खिलाफ था। जब इन्होंने आईएमएफ के सामने धरने दिलवाए तो किसके खिलाफ था? पाकिस्तान के खिलाफ। जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कोई फॉरेन डेलीगेशन आती है या फॉरेन प्रेसिडेंट आता है तो ये सड़कों पे निकल आते हैं, तो वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये इतने भोले नहीं है कि ये समझे कि इनका लीडर समझे कि जी हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पाकिस्तान के इसमें काम को इन चीजों से फर्क। ठीक है, हुमायूं साहब, अब जरा 2-3 सवालों का आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। सर, एक तो ये कि आपके अपने कायदीन जो है वो एक तरह से मखमसे का शिकार हैं कि कोई मुशावरत नहीं की बानिया पीटीआई ने और एक पैगाम दे दिया बस कि जी सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया जाएगा अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए। आप लोगों ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है, उस हवाले से भी बताइएगा ये मुज़ाकरात किससे करेगी? जैसे कि मैंने अभी पहले कहा, उमर अयूब साहब ने कहा है कि इंसान हो या फरिश्ते हम मुज़ाकरात करेंगे, तो हुकूमत इंसान है या फरिश्ता, ये एस्टैब्लिशमेंट कौन है ये भी बता दीजिए सर। कितनी बाइख्तियार और बेइख्तियार हो सकती है ये कमेटी? अच्छा, वैसे मुझे थोड़ी सी आपकी बातों में अजीब सी बात लगी थी। आपने पिछले उसमें सेगमेंट में कहा था कि हम तो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी पिछले चंद अरसों में बहुत जबरदस्त हो गई है। देखिए, इकोनॉमी जो इन लोगों ने हशर किया था, जिसको CCC- का लकब दिया था, वहां से CCC+ पे आई है। ठीक है, CCC- का मतलब है एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, और CCC+ का मतलब है स्टिल इन डेंजर। ठीक है, अभी भी जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन किसी हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन अभी तक महंगाई नहीं खत्म हुई। आपके अभी भी बिजली के यूनिट्स उसी तरीके से ही चल रहे हैं। आपके अभी भी जो दालें हैं उनकी कीमत आज से 2 साल पहले से भी ज्यादा महंगी है, पिछले साल से भी ज्यादा महंगी है। आप दूध की प्राइसेस, जितनी भी प्राइसेस हैं उनकी हैं। हाँ, आटे की प्राइस जरा कम हुई है, 2000 समथिंग से कम होके मेरे ख्याल में 1900 या समथिंग हो गई है, लेकिन उसकी वजह ये है उसमें पंजाब ने कर्ब लगाया हुआ है कि आटे को आप पंजाब से बाहर भेज नहीं सकते हो। उन्होंने पंजाब को बाकी मुल्क से अलग करके दिखा रहे हैं। तो ये एक गलत तरीका है जो मुल्क को डिवाइड करने वाला है। अब बात आ जाती है जो आप कहते हैं कि आप लोग जो है क्या करते हैं। हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि सबसे पहले हम एक मुज़ाकराती कमेटी बनाइए और हमने कहा बात करो किनसे? हुकूमत से। हमारा ख्याल ये था जो लोग इन पावर हैं, जिनके पास डिसीजन मेकिंग है। आप क्लियर ये बात कर रहे हैं कि आप लोग मुज़ाकरात हुकूमत से करना चाहते हैं? हम ये कह रहे थे कि हमारा प्लान था कि हम लोग जो लोग एक्चुअली इन पावर है, हमने कहा हम उनसे ही बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप जी आपको डेमोक्रेटिक होना चाहिए और हम गवर्नमेंट से बात करें, पॉलिटिकल पार्टी से बात करें। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम आपसे बात कर लेते हैं। हमने कहा कि एक कमेटी बना दी, उस कमेटी को कहा कि गवर्नमेंट के से और सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात करो। गवर्नमेंट का भी कहा है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहा है। और हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड कोई अनफेयर नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि वो सारे लोग जिनके ऊपर 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 केसेस बने हुए हैं, बास के ऊपर 100 केसेस बने हुए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये गलत बात होती है। ये सारी के सारे पॉलिटिकल केसेस है। हमने कहा कि इन पॉलिटिकल केसेस को खत्म मत करो, लेकिन इन सब लोगों को बेल पे रिहा करो। तो वो तो अदालतों का काम है ना हुमायूं साहब। सुन, नहीं। अच्छा, इस तरह होता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो कहता है कि मैं इस चीज में मुझे कोई इतराज नहीं है, इनको बेल मिल जाए। अदालत ही बेल देगी, हम अदालत के थ्रू ही बेल लेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि हमें कोई इतराज नहीं है और वो उस चीज को लेके, तो और बहुत सारे जो 2 नंबर केसेस हैं वो केसेस इनको विड्रॉ करने चाहिए। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का पहला स्टेप होगा। उसके बाद फिर आप आए और करें कि दोनों केसेस 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर आप इंडिपेंडेंट जजेस का एक
पैनल बना के उसके एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। जिन जिन लोगों के ऊपर केस नहीं बन रहा या उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलते, उनको बरी कर दे जाए, उनके केस खत्म करते जाए। दिस इज अ गुड फेस सेविंग फॉर एवरीवन, गुड फेस सेविंग फॉर एवरीवन। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे वो सारे प्रॉब्लम्स जो आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। जब इससे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि आगे क्या होगा। उसके लिए लाएअमल बन सकता है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किस तरीके से होंगे। क्या उसके लिए 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने कि कोई ऐसी गवर्नमेंट लेकर आ जाए जो कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिस पर हो, और उसके दौरान में आप इलेक्शन कमीशन को रिवैम्प करें, उनमें से वो सारे बेईमान लोग निकाले कि जिन्होंने अपना ईमान बेच के सारा काम किया है, उनको निकाल के इलेक्शन कमीशन को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट बनाए। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, इसमें 6 महीने, 8 महीने, साल लगता है, आप वो करके फिर इलेक्शन। सर, या तो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है कि एक तरफ आप लोग मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग सिविल नाफरमानी के लिए आवाम को प्रोवोक भी कर रहे हैं। बहरहाल में सेकंड स्टेप होता है ना, वो सेकंड स्टेप। तो फिर ये इसका ऐलान नहीं, तो फिर तो ये सर, ये तो अनार हो जाएंगे सर, ये तो मुआशरे में अच्छे काम नहीं करेंगे, दोज़ख में चले जाएंगे सर। ये अवाम में देखिए सर, ये तो अनारकी फैलाने वाली बात हुई ना, इस तरह का ऐलान करना। अनारकी फैलाने वाली बात नहीं है। चले डॉक्टर साहिबा, एक तो ये कि मुझे याद है अच्छी तरह कि जब पीटीआई की इख्तिदार था तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, और हमेशा उन्होंने जो है बड़ी अच्छा जेस्चर दिया और कहा पीटीआई को कि आइए जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं हम। वो भी बात हम हमारे माजी में और हमें याद है बिल्कुल, और अब भी हुकूमत दावत देती रही कि पीटीआई को कि जी आए कोई सियासी हल निकालते हैं, कोई टेबल टॉक करते हैं, लेकिन पीटीआई उस वक्त बिल्कुल ऑपोजिशन में जब थी तो कोई तैयार नहीं थी बात करने के लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि बानी पीटीआई ने खास तौर पे अडयाला जेल से कहा था कि जी उनसे मुज़ाकरात होंगे जो पावर में हैं। तो इस पे बड़ी डिबेट भी हुई थी, सर आप इसको जस्टिफाई करेंगी? देखिए, जिस वक्त ये हुकूमत में थे उस वक्त भी एज ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई भी मुल्क के जो मसले दरपेश है उनको मिलके बैठ के बात करना चाहिए, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज किया। जिस वक्त ये ऑपोजिशन में आए उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा ये ऑफर की और बारहा की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की कि सियासी कुव्वतों को आपस में बातचीत करना चाहिए और जो मसले मसाइल है हम हर टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन वहां से जेल से हमेशा यही आवाज आई कि हम आपसे बात नहीं करनी, हमने पता नहीं किन कुव्वतों से बात करनी है। लेकिन उन कुव्वतों ने रिफ्यूज कर दिया है पॉइंट ब्लैंक इनसे बात करने। उन्होंने कह दिया है कि हमने बिल्कुल सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, आपने जो बात करनी है आप बाकी सियासी पार्टी से करें। उसके बाद इन्होंने सेकंड अपना तरीका अपनाया कि जी हम आएंगे, हम यलगार करेंगे, हम कफन बांध के आएंगे। वो भी फेल हो गया। पंजाब से तो कोई निकला ही नहीं, और केपी से जो लोग थोड़े बहुत निकलते थे उनको ही खुद अबैंडन करके चले जाते थे, उनको मुश्तल करके उनको ला के खुद लीडरशिप गायब हो जाती थी। अभी भी 26 नवंबर को आपने देखा किसी चीज का मुजाहरा किया, तो अब केपी के लोग भी पीछे हट गए हैं, वो बार बार इस चीज में से नहीं गुजरना चाहते। अब आके इन्होंने कहा कि जी हमने एक कमेटी बना दी। अब उस कमेटी को ने क्या करना है, उसका क्या लाहा अमल होगा, इसका किसी को पता नहीं। एक वक्त था इन्होंने अचक साहब को कहा कि जी ये बात करेंगे, वो भी कहीं इट डिडंट लीड एनीवेयर। उसके बाद मौलाना को इन्होंने कहा, वो भी फिर चीजें ऐसे ही खत्म हो गई। इनकी पहले कमिटीज जो बनती भी थी वो आके हुकूमत के साथ किसी चीज पे बात करती थी, किसी चीज पे वो अग्री होते थे, जब वापस जाते थे तो पता चलता था जी इमरान खान ने तो इनकार कर दिया, तो उस कमेटी की कोई हैसियत नहीं होती जी। तो द पॉइंट इज कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इनको अब करने पड़ेंगे। बिल्कुल है ना, कि हमारे लोगों को सबको छोड़ दें और उनको आप अदालतों को कह दें कि जी इनको बरी कर दें। व्हाई? ये अदालती प्रोसेस में क्यों नहीं बिलीव करते? अदालती प्रोसेस होगा, उसके तहत जिसको भी जो नहीं गिल्टी होगा वो छूट जाएगा, जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको मिलेगी।
आप दोनों का पॉइंट आ चुका है, दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हुमायूं साहब का भी और डॉक्टर शजरा का भी। इस तरह की तर्ज सियासत जो है वो यकीनन मुल्क और आवाम के लिए मुश्किलात तो पैदा करती हैं, लेकिन जो सियासी जमातें होती हैं, जो सियासी जमात इस तरह की तर्ज सियासत कर रही है वो भी तनाई का शिकार हो जाती है। इसका हल सिर्फ यही है कि मुल्क की खुशहाली और बका के लिए सबको मिल बैठ कर जो है वो बातचीत करना चाहिए और सियासी बातचीत करना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे शामी की, जहां खित्ते में जो है इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी इजलास हुआ और लबनान के वज़ीर आज़म से भी बातचीत हुई है। डिटेल बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया सारिफीन की तादाद 11 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, और ये भी हकीकत है कि हम ज्यादा वक्त गैर जरूरी तौर पर एप्लीकेशन पर ज़ाया कर देते हैं। लेकिन टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन का रोजाना 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल फोबियाज को जन्म देता है। स्क्रीन का गैर जरूरी और ज्यादा इस्तेमाल बढ़ने से ज़हनी मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। अगर आपके बच्चों में डिप्रेशन, बेचैनी, तवज्जो में कमी और झगड़ालूपन की अलामत हैं तो फौरी मुतवज्जो हों। बच्चों को स्क्रीन के बेजा इस्तेमाल से रोकें, उन्हें बेचैनी और समाजी इज़्तिराब से बचाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे शामी इनकलाब और असद ख़ानदान के जो जाबराना इक़्तिदार था, जिसमें 24 साल जो है वो बशारुल असद का इक़्तिदार रहा, उसका खात्मा हो चुका है। अब इसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे मिडिल ईस्ट पर और ख़ित्ते की क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर हुमा बुकाई, तज्ज़ियाकार है, बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहिबा आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद है अलमास हैदर नकवी साहब, IR एक्सपर्ट हैं। अलमास साहब आपको भी वेलकम कहते हैं सर। अलमास साहब, ये जो एकदम से हम देख रहे हैं कि अब एकदम कहेंगे या काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल शाम में हमें सीरिया में नज़र आ रही थी, इस वक्त आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि ये जो एलाबरेट किस तरह करेंगे कि ये जो शामी इनकलाब आया है? जी, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देखना चाहिए। इट्स नॉट ऑल ऑफ सडन सरप्राइज़। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि जितनी रैपिड 2 हफ्तों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जितनी तेज़ रफ्तारी से जो शिद्दत पसंद थे, जो अस्करियत पसंद थे, कुछ लोग इसको बागी कह रहे हैं, उन्होंने पेशरफ्त की है। यकीनन ये सरप्राइजिंग था, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा पीछे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये इट्स एन कल्मिनेशन ऑफ अरब स्प्रिंग टू एन एक्सटेंड, कि जो प्रोसेस जो है वो अरब ममालिक के अंदर 2011 से जो अपराइजिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ था, उस वक़्त भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है सीरियंस की वो निकली, और डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसके पीछे। लेकिन उस वक़्त सस्टेन इसलिए किया कि इसके पीछे ईरान ने भरपूर जो है वो हिमायत की असद रजीम की। इसी तरह हम देखते हैं कि रशियंस जो हैं वो 2 बेसिस, एक नेवल बेस बनाई, एक एयर बेस यहाँ पे, और इवन के ट्रूप्स भी यहाँ पे डिप्लॉय किए, अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं वो दी। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट था, वो सरवाइव कर गए। देन इसको हमें ये भी देखना चाहिए कि इस मौके पे इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। फिर दूसरा जो अक्टूबर 7 के बाद से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं फ़लस्तीन के अंदर, और ख़ुसूसी तौर पे जो हिज़्बुल्लाह के साथ जो मार्का रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एट प्ले थे, जिसकी वजह से ईरान मजमूई तौर पे कमज़ोर हुआ, और रूस जो है वो यूक्रेन वॉर के अंदर जो है वो ऑक्युपाइड है। तो शायद उसके असद के जो इत्तेहादी थे वो शायद इतने ज़्यादा
कमिटेड भी नहीं थे, और दूसरा जो ग्राउंड के ऊपर हम सिचुएशन देखते हैं शायद सीरियन जो आर्मी है वो भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, तो डॉक्टर हुमा, इस वक्त शाम में बागी फोर्सेस ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, और जैसे कि मैंने पहले बात किया कि ये 1 महीने पहले तक तो हम देख रहे थे कि बशारुल असद का कंट्रोल मौजूद था, ऑल्दो कि हिस्टोरिकल इसका हमें नज़र आ रहा है वजूहात। आप क्या समझ रही हैं कि इस इनकलाब का क्या पॉजिटिव साइड है और क्या नेगेटिव साइड है? जी, मेरा ख्याल है कि ये जो इनकलाब है ये शाखसाना है चेंजिंग पॉलिटिक्स का, मिडल ईस्ट का। जो मिडल ईस्ट में ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हुई हैं और जहां इजराइल ने 7 अक्टूबर को लेकर शदीद तरीन कोशिश की है कि जो ईरान की प्रॉक्सी वॉर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको मिडल ईस्ट से बिल्कुल तबाह उगाड़े थे, और जो आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है उसको समझिए अगर खत्म नहीं तो कम से कम इंतहाई मंजर जरूर कर दी। जो 4-5 दिन में सिचुएशन बनी है वो इंटरेस्टिंग है, और अब जो डेवलपिंग स्टोरी है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि बशारुल असद से एक्चुअली रशिया ने पूछा कि आपकी मदद करें, तो प्रॉफी हुआ तो उन्होंने उस मदद से इनकार किया और उन्होंने एग्जिट को करना बेहतर समझा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनको अब इस बात का इतराक है कि ना ईरान उनकी हुकूमत अब बचा सकता है, उनका इक़्तिदार, और ना रशिया इक़्तिदार बचा सकता है। और जाहिर है उन्होंने जालिम भी रशिया निकले। मैं आपसे एक और गुजारिश कर कि जो साहब इस पूरे रेवोल्यूशन को जो शो टू से लीड कर रहे हैं वो गुलालाई उसका नाम है, और वो IS से भी उनका ताल्लुक था, अल-कायदा से भी उनका ताल्लुक था, वो अमेरिकन प्रिजन में भी 4-5 साल गुजारा है, और वो अपने आप को बिल्कुल पब्लिक स्पेस से दूर रखते थे, लेकिन रिसेंटली आके उन्होंने कहा है कि जी मैं इजराइल अपने आप को सीरिया तक महदूद रखूंगा। तो ये बात खालिद का इम्कान नहीं है कि उनको सपोर्ट है इजराइल से भी और किसी हद तक अमेरिका से भी। और इस वक्त देखिए बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ईरान कमजोर हुआ है, उसका प्रॉक्सी वॉर का फ्रेमवर्क कमजोर हुआ है, रशिया की एंगेजमेंट है, तो इजराइल के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि वो इनकलाबियों की मदद करता, ताकि बशारुल असद जो समझिए एक सिंबल थे रेजिस्टेंस का, उनकी हुकूमत खत्म हो जाती। अब देखना ये है कि ये बहुत सारे ग्रुप थे जो जुड़े हुए थे बशारुल असद के खिलाफ, लेकिन अब क्या ट्रांजिशन ऑफ पावर इतनी आसान तौर पे हो पाएगी? लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं ना, लोग ये कह रहे हैं कि भाई डेमास्कस जो है वो फ्री भी हुआ है और इट्स ऑल्सो द फॉल ऑफ डेमास्कस। और मुझे बहुत, मैंने आज बात पोस्ट की है दूसरे चैनल पे भी, आपके साथ कहती हूँ, हेनरी किसिंजर ने बहुत साल पहले कहा था कि अरब वर्ल्ड में आप जंग नहीं कर सकते इजिप्ट के बगैर, और हसूल अमन नहीं हो सकता सीरिया के बगैर। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो वहाँ पे जश्न है, लोग खुश हैं, और वो जो उनका बहुत नोटोरियस प्रिजन था उसके बारे में जो खबरें आ रही वो तो दिल दहलाने वाली हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वाइट हेल्थ। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे अनाउंस किए हैं कि जो सिक्योरिटी से मुंसलिक लोग थे वो हमें बताएं कि और कौन कौन से सेफ हाउसेस थे जहां लोग जो है वो फंसे हैं या बंद है। तो इस तरह की ऑपरेशन या सप्रेशन थी इनके जमाने में। और आपको पता है इकोनॉमिक मेल्टडाउन था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था। मेरे ख्याल है कि हमें अभी देखना है कि सूरत हाल आगे किस तौर से है। ठीक है, बशारुल असद ने सब कुछ किया हुआ था, बहुत जुल्म भी किया था, लेकिन बशारुल असद की वजह से सीरिया जुड़ा हुआ था। अब देखना ये कि जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड फैब्रिक है सोसाइटी का और सीरियन मोज़ैक वो कहीं बिखर ना जाए। ठीक है अलमास, मुझे इजाजत दें जी। ठीक है अलमास, ये जो हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में कि मगरबी ममालिक ने तो बशारुल असद के इक़्तिदार के ख़ात्मे का बड़ा खैर मकदम किया है,
لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ان تمام جو ممالک ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے. اسپیشلی اس وقت ہم اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی جو فوج ہے وہ بھی جو سرحدی علاقے اس پہ شامل ہو رہی ہے, قبضہ بھی کر رہے ہیں, پوزیشن سنبھال چکی ہے, حملے بھی کر رہے ہیں. ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل شام کو بربریت کا نشانہ بنا سکتا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب غزہ کے کانٹیکس میں اور لیبنان کے کانٹیکس میں ایک ایسکلیشن جو ہے وہ چل رہی تھی, پہلی مرتبہ ہسٹری میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ ایک دوسرے کی ٹیریٹری کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجک اٹیک ہوئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے, میرے خیال میں ویسٹ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ اس کو کسی طرح بریک ڈاؤن اس کیا جائے, اور یہ سیریا جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ لنک تھا فار سپلائنگ ویپنس اینڈ اسسٹنس. تو اس کانٹیکس میں ڈیفینیٹلی یہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ جو ہے ایران کے اتحادی جو ہے وہ یہاں سے اقتدار سے نکل گئے ہیں. دوسرا جو کمپٹیشن اس ریجن کے اندر ہم دیکھیں تو وہ رشیا کے ساتھ تھا. 2013 میں رشین فورسز اور ٹروپس جو ہے یہاں پہ اور بیسز جو ہیں وہ یہاں پہ بنی, اور یہ پہلا ٹائم تھا کولڈ وار کے بعد کہ جب رشین فورسز جو ہیں وہ اپنے ریجن سے نکل کے ایک اور ریجن کے اندر ڈپلائمنٹس کی ہیں. سو دیر واز این اسٹریٹجک کمپٹیشن بٹوین براڈلی اسپیکنگ رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان. تو ڈیفینیٹلی ویسٹ جو ایک ایسے موقع کے اوپر جو یوکرین میں ایٹ کمپٹیشن ہے, تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ ایک ایڈوینچرس پوزیشن ہوگی, وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال الماس بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ریجیم چینج کا یہ ماڈل ہے یہ سیاسی طرز عمل کو کس طرح آگے بڑھائے گا؟ اچھا, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ گروپس کو, ریبیلینس کو اس فارم کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹ کریں اور وہ گورنمنٹس کو وہ گرائیں. یہ بہت اس کی امپلیکیشنس پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی ہے اور ریجنل لیول پہ بھی ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈومیسٹکلی وہ کس طرح ایک سٹیبلٹی ایوالو ہوگی, یہ بہت کروشل ہے, کیونکہ سیریا کے اندر ایک گروپ نہیں ہے, ملٹیپل گروپس بیکڈ بائی ایکسٹرنل ایکٹرز. تو وہ کسی ایک کنسنسس کے اوپر پہنچنا یہ بہت مشکل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا جب تک کہ سب کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوں گے. اگر وہ انٹرسٹ ایڈریس نہیں ہوتے تو آئی ایم لوکنگ دیر another phase of chaos and civil war. ٹھیک ہے, ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ عراق, لیبیا, پھر شام میں خانہ جنگی, اس کے بعد ہم نے دیکھا اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہو رہا ہے, پھر لبنان کے ساتھ, ایران کے ساتھ معاملات. یہ مڈل ایسٹ کا جو جتنا بھی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے یہ کیوں اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی, آپ نے بھی ذکر کیا, عرب اسپرنگ کے بعد ہم اس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ تو پورے خطے کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے. نہیں, ڈیفینیٹلی اس کی جو امپلیکیشنس ہیں وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں. اس میں بیسیکلی ملٹیپل ایکٹرز ہیں. امریکنز اور ویسٹرنز کا انٹرسٹ ہے کہ وہ اسرائیل کی جو ہے ہیجمنی ہے وہ ریجن کے اندر اسٹیبلش کریں, اور ڈیفینیٹلی وہ ڈفرینٹ ایکٹرز جو ہیں وہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ, جس میں انکلوڈنگ ایران جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بیسیکلی جو کمپٹیشن ہے وہ یہ ہے. لیکن سیریا کے کانٹیکس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکی کا بھی ایک انٹرسٹ ہے, اور وہ بھی چاہتے ہیں ایک وہ ریوائول آف دیر اون اوٹومن امپائر. وہ ایک آئیڈیلسٹ پوزیشن ہے ان کی. تو ڈیفینیٹلی ان کے بھی انٹرسٹ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 5 to 6 ملین جو سیرین ہیں ریفیوجیز, وہ چاہ رہے تھے, وہ تو ڈیل کرنا چاہ رہے تھے اسد رجیم کے ساتھ, لیکن اسد نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور دین ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ریپلیکیشنز جو ہے وہ کیا نکلی. اور آج کا اجلاس جو دوحہ میں ہوا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, کیونکہ ایران, روس, ترکیہ کے وزرائے خارجہ موجود تھے, جس نے سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کی گئی ہے.
لیکن سوال یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف روس اور ایران کو ہم دیکھ رہے ہیں، باقی دوسرے ممالک کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف رشیا اور ایران ہے جو کہ ایک الائنس رکھتے ہیں اور ان کے میوچل انٹرسٹ ہیں ٹو این ایکسٹینڈ، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ہے اور بیک بائی ویسٹرن پاورز ہیں، وہ اس کو جو ہے انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے. دین ٹرکی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک میجر ایکٹر ہے. دین دا عربز آر آلسو ول بی کنسرن کہ یہاں پہ اب کیا سچویشن ایوالو ہوگی، کیونکہ کوئی بھی یہاں پہ ایسی رجیم آ جاتی ہے اور جو کہ بعد میں اس کا اسپل اوور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پورے ریجن کے اوپر آئے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ ابھی تو سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے، لیٹس سی کہ وہ یہ شیپ کیا لیتی ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ سم تھنگ. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ کوسچن، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ دھڑن تختہ ہوا تھا تو شام میں جشن کا سما تھا، اب ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ شامی عوام کے جو مرضی اور انتخاب ہے اس کو کتنا خاطر رکھے گی؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو نیچر آف ٹرانزیشن ہے وہ کیسے ایوالو ہوتی ہے. فار ایگزامپل وہ جو سیرین پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو بات کی ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو کوآپریٹ ود دا اپوزیشن، لیکن فار دا ٹرانسفر آف پاور. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا جو کرنٹ کانسٹیٹیوشن ہے سیریا کا وہ الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کیا یہ کانسٹیٹیوشن تمام جو گروہ ہیں اس کو ایکسیپٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں نا کہ جو اس وقت برسر پیکار ہیں سیریا کے اندر، اس میں ڈفرینٹ آئیڈیولوجیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ گروپس جو ہیں وہ ایٹ پلے ہیں. جو آئی ایس ہے ان کا ایک آئیڈیولوجیکل وہ اسلامک اسٹیٹ ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں. دین ہم دیکھ سکتے ہیں ڈیموکریٹک فورسز ہیں بیک بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، اینڈ دین یہ جو حیات الشام تحریر الشام جو ہے یہ گروپ ہے. ہر ایک کی اپنی آئیڈیولوجیکل موٹیویشنز اور ان کی پریفرنسز موجود ہیں. تو ایک کنسنسس کے اوپر پھر جو رولنگ فارمر اور رولنگ ایلیٹ ہے ان کے انٹرسٹ ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اتنی آسانی کے ساتھ یہ ٹرانزیشن نہیں ہوگی. اٹ ول ٹیک ٹائم. اس میں دیکھیے آئندہ ہفتے اور مہینے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر تو کوئی میچورٹی کے ساتھ وہ گروہ بیٹھ کے کوئی کنسنسس ایوالو کر لیتے ہیں کسی ایک بیسک نیچر آف گورنمنٹ اور فارم آف گورنمنٹ کا، اور پیسفل ٹرانزیشن ہوتی ہے، تو پھر تو ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. ادروائز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فیز جو ہے وہ سول وار کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف بڑا خطے کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے بڑا پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس تناظر میں موجودہ جو ایک صورتحال کے پیش نظر اجلاس بھی بلایا پرائم منسٹر صاحب نے، اور جو شام میں مقیم پاکستانی ہیں ان کے محفوظ انخلا کے حوالے سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے. پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو سب سے پہلے ہم مڈل ایسٹ کی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا، اور اس میں پاکستان کی پوزیشن بہت کلیئر ہے، اور اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم نیشنل یونٹی کی بات کرتے ہیں، سیرین جو ہے سوورنٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ تو پوزیشن بہت واضح ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ جو انٹرنل پولیٹیکل پروسیس ایوالو ہوگا اس کے اندر پاکستان کا کوئی رول ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو. ڈیفینیٹلی پاکستان اس وقت اس کی کوشش ہوگی کہ جو ریجنل ایکٹرز ہیں، جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اس سارے پروسیس کے، ان کے ساتھ انگیج کرے اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے. جیسے کل جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ترکیہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے. انہوں نے خصوصی طور پہ اس وقت جو پاکستان کا کنسرن سب سے بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے وہاں پر ان کا انخلا، محفوظ انخلا جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں ایران، روس، ترکیہ نے جو آستانہ پیس پروسیس کا آغاز کیا تھا. اب ان تمام تینوں ممالک کی آپ کیا انٹروین دیکھ رہے ہیں؟
नए रिजिम में? जी मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि ग्राउंड के ऊपर दे आर सपोर्टिंग डिफरेंट एक्टर्स, लेकिन वो किसी लेवल के ऊपर ये भी समझते हैं कि अगर ये प्रोसेस पीसफुली मतलब आगे बढ़ता है तो इससे सीरिया के अंदर एक रिलेटिव जो है वो स्टेबिलिटी आ सकती है। लेट्स सी, अभी तो चीज़ें चूँकि अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनफोल्ड हो रही हैं बहुत तेज़ी के साथ, हम कुछ भी एक यकीन के साथ हम नहीं कह सकते। थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो पोजीशंस ले रहे हैं, अभी तो आपके सामने कल हमें ये पता चला कि बशार अल असद जो है वो रूस पहुंच गए हैं। उससे पहले कई किस्म की जो है अफवाहें चल रही थी, ठीक है। तो ये इवेंट्स हैं, इसको देखिए, इसके बाद जो मल्टीपल एक्टर्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल ठीक। अलमास साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर हुमा हमारे साथ थी, उनका भी शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि बड़ा इनिशली सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट को मज़ीद बहरानों से बचाने के लिए यकीनन सियासी अमल को आगे बढ़ाना होगा, मगर वो कैसे होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।